मिलिट्री स्ट्रैटेजी चाइना इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए किसी भी देश के लिए ये बेहद जरूरी है कि वो अपनी मिलिट्री ताकत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करे। कई सारे स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि इंटरनेशनल सिस्टम में किसी देश का कितना महत्व है और वो दुनिया पर कितना असर डाल सकता है, ये उसके मिलिट्री ताकत से ही तय होता है। सन 1950 के दशक के दौरान इंडिया ने अपनी मिलिट्री ताकत को बढ़ाने पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जबकि इस दौरान चाइना तेजी से अपनी आर्मी को मोबिलाइज कर रहा था। लेकिन इसके बावजूद वक्त के साथ इंडिया ने रफ्तार पकड़ी और अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने का काम किया था। आज के दौर में इंडिया और चाइना दोनों ही देशों की आर्मी का मॉडर्नाइजेशन इस बात का सबूत है कि दोनों देशों के प्रभाव में बढ़ोतरी हो रही है। कोल्ड वॉर पीरियड के दौरान इंडिया और चाइना दोनों ने ही अपने अपने बॉर्डर्स पर कई सारी लड़ाइयां लड़ी और यहां तक कि सन 1962 की जंग में दोनों ही देश एक दूसरे के आमने सामने भी थे। अब आज की तारीख में दोनों ही देशों की मिलिट्री पावर कई गुना बढ़ चुकी है, तो ये बेहद दिलचस्प होने वाला है कि दोनों देश आने वाले वक्त में किस तरीके से अपनी पावर को बैलेंस करते हैं। जहां तक चाइना की बात है, तो चाइना के लीडर्स और एलीट क्लास हमेशा से ही अपनी फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मिलिट्री को एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल समझते आए हैं। एक मजबूत मिलिट्री तैयार करना चाइनीज कल्चर का हिस्सा रहा है, जिसका असर चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के आइडियाज पर भी पड़ा। वहीं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी खुद भी लंबी लड़ाई और खून खराबे भरे सिविल वॉर के बाद चाइना में सत्ता पर काबिज हुई थी, जिस वजह से उसने शुरुआत से ही मिलिट्री ताकत को बढ़ाने पर हद से ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि उसे जंग की स्थिति पैदा होने का डर जरूरत से ज्यादा लग रहा था। चाइना आजाद हुआ और देश में किसी भी तरीके का मिलिट्री संघर्ष नहीं चल रहा था, तो चाइना ने उस शांति के दौर का भी इस्तेमाल युद्ध के वक्त की तैयारियां करने के लिए किया। चाइना का ज्यादा से ज्यादा ध्यान आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंट बनने पर था, जिससे वो अपनी जमीन की सिक्योरिटी खुद कर सके। शुरुआत में चाइना का ध्यान इकोनॉमिक एनवायरनमेंट या एस्ट्रोलॉजी पर बहुत ज्यादा नहीं था। चाइना के मिलिट्री स्कूल में पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA का बहुत ही ज्यादा एक्टिव रोल देखने को मिलता है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की स्थापना सन 1946 में हुई थी और इसे आर्मी का उत्तराधिकारी माना जाता है। सन 1950 से लेकर सन 1953 तक चलने वाले कोरियन वॉर में भी पीपल लिबरेशन आर्मी ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा सन 1962 में इंडिया के खिलाफ जंग में चाइना की CP+ डिप्रेशन आर्मी ने संघर्ष का अच्छा एग्जाम्पल पेश किया। इसी तरीके से सन 1969 में रशिया के खिलाफ जंग में भी पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना के बचाव के लिए आगे आई थी। भले उस दौर में पीपल लिबरेशन आर्मी के सामने रशिया जैसी सुपर पावर थी, लेकिन अपने हौसलों की बदौलत पीपल लिबरेशन आर्मी ने रशिया की आर्मी का डटकर मुकाबला किया। वक्त के साथ चाइना को एहसास हुआ कि मिलिट्री पर ज्यादा ध्यान देकर वो अपने इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल फ्रंट पर बहुत पीछे जा रहा है। माओ जेडोंग की मौत के बाद डेंग शियाओपिंग जब राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने चाइना में 4 मॉडर्नाइजेशन लागू किए। इन्हीं 4 मॉडर्नाइजेशन में से एक के तहत डेंग शियाओपिंग ने सन 1975 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी को अपने ऑपरेशन कम करने का ऑर्डर जारी किया। शियाओपिंग के इस फैसले के तहत चाइना की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में बड़ी संख्या में कटौती की गई, जिस वजह से लगभग 1 मिलियन लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इसका नतीजा चाइना को सन 1979 के वियतनाम वॉर के दौरान भुगतना पड़ा, जब उसकी आर्मी ने वियतनाम के सामने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया था। चाइना ने जब अपनी आर्मी पर ध्यान देना कम किया, तो उसने अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की,
लेकिन सन 1990 के दशक में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद दुनिया में हालात तेजी से बदलने लगे और इस दौरान चाइना को दोबारा से ये एहसास हुआ कि मिलिट्री पावर पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। सन 1991 में जब अमेरिका ने गल्फ वॉर के दौरान अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दुनिया के एक कोने में बैठकर दुनिया के दूसरे कोने पर अपना प्रभाव जमाते देखा, तो चाइना की लीडरशिप को बहुत हैरानी हुई। चाइना की लीडरशिप भी दुनिया में एक ऐसी ही पोजीशन चाहती थी जहां से वो दुनिया के अहम फैसलों में अपना प्रभाव छोड़ सके। इसी बीच सन 1996 में ताइवान के नजदीक चाइना को अमेरिकी नेवी के 2 जहाज नजर आए। चाइना पहले ही अमेरिका के दुनिया में बढ़ते हुए प्रभाव से सतर्क था और अब जब उसे अपने देश के नजदीक अमेरिकी जहाज नजर आए तो उसे अपने ऊपर खतरा बढ़ता हुआ नजर आया। फिर उसके बाद सन 1999 के कोसोवो वॉर और सन 2003 के अफगानिस्तान इराक कैंपेन के दौरान चाइना को वॉशिंगटन के पानी और जमीन पर बढ़ती हुई मिलिट्री ताकत का एहसास हुआ। चाइना ये बात जानता था कि आने वाले वक्त में अगर उसने अपनी मिलिट्री पर ध्यान नहीं दिया तो अमेरिका उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अमेरिका उसके लिए खतरा साबित क्यों हो सकता था? इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि चाइना कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर चल रहा था, जो कि अमेरिका की कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के बिल्कुल उलट देखी जाती है। अमेरिका ने सोवियत यूनियन के टूटने के बाद ये मान लिया था कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को अब दुनिया से लगभग खत्म किया जा चुका है, लेकिन चाइना ने बहुत मजबूती के साथ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को थाम कर रखा था और उसके ही जरिए तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ भी हासिल कर रहा था। सन 1990 के दशक के बाद चाइना इकोनॉमिक स्तर पर काफी मजबूत हो चुका था और उसने इंटरनेशनल अफेयर्स में दोबारा ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लेने की शुरुआत कर दी थी। चाइना को इस समय तक एनर्जी के लिए रिसर्च की भी जरूरत महसूस होने लगी, क्योंकि उसके देश में जो रिसोर्सेज मौजूद थे वो देश की इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए काफी साबित नहीं हो रहे थे। चाइना ने अपनी आर्मी को एक नए ढंग से बनाने की शुरुआत करने की जरूरत को महसूस किया। सोवियत यूनियन के कई हिस्सों में बंटने के बाद चाइना की जिम्मेदारी और पोजीशन दुनिया में काफी बढ़ चुकी थी और उसे महसूस हुआ कि अब आर्मी को सीधे दूसरे देशों के साथ जंग करने के बजाय और दूसरे मकसद के लिए भी तैयार करना होगा। तब चाइना ने अपनी नेवी को समंदर की पायरेसी रोकने के लिए और आर्मी को पीस कीपिंग मिशंस यानी शांति बनाए रखने के लिए चलाए जाने वाले मिशंस के लिए भी तैयार करना शुरू किया। इस तरीके से तेजी से चाइना ने आर्मी को मजबूत करने की अहमियत को तो समझा ही, साथ ही आर्मी का इस्तेमाल कैसे अलग अलग तरीकों से अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, इस बात को भी सीखा। इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा मजबूत होने की वजह से चाइना अब अपनी आर्मी को बढ़ाने पर और उसे नई टेक्नोलॉजी से लैस करने पर ध्यान दे सकता था और चाइना ने ऐसा ही किया। आज के दौर में चाइना की आर्मी दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मीज में से एक गिनी जाती है। चाइना की मजबूत मिलिट्री आज की तारीख में इंटरनेशनल लेवल पर उसकी ताकतवर पोजीशन की एक बहुत बड़ी वजह बन चुकी है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का रेवोल्यूशनरी इतिहास और विदेशी ताकतों पर भरोसा न होना चाइना के मिलिट्री स्टेटस के ऊपर एक बहुत बड़ा असर रखते हैं। चलिए अब चलते हैं क्रिस ओडगिन की किताब इंडिया एंड चाइना एशियाज इमर्जेंट ग्रेट पावर्स की बुक समरी के अगले हिस्से में और जानते हैं कि इंडिया अपनी मिलिट्री को किस नजरिए से देखता है और उसकी स्ट्रैटेजी क्या है।